Welcome to all of you, my dear students. काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से मैं वीडियो क्लास के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ और ऐसा लगता है कि आप काफ़ी नाराज़ भी होंगे। आपकी नाराज़गी हमें एक्सेप्ट है। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस पहले वीडियो से ही अभी तक की सारी नाराजगी मैं आपकी दूर कर दूंगा। जब इस वीडियो का एंड होगा तब तक आपकी नाराजगी दूर हो चुकी होगी। तो आइए, तैयार हो जाइए मेरे साथ। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो दोनों ही क्लासों के लिए बेटर होगा। एक ही वीडियो में दोनों क्लासों को कवर करने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही क्लास मतलब 12th और फर्स्ट ईयर, दोनों को ही हम इसमें कवर करेंगे। स्पेशली ये क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए है और इसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिजिक्स की रीढ़ माने जाने वाले कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है और क्यों हम वेक्टर को पढ़ते हैं फिजिक्स में, इन बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में आज हम जानेंगे। सो आइए आज हम इस वेक्टर को आज स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इंटरमीडिएट में हैं उन्हें यदि वेक्टर का ज्ञान नहीं है तो वो भी इस वीडियो को देखें, उन्हें सारे रहस्य आज हम सुलझा देंगे। तो आइए हम लोग आज वेक्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वेक्टर? आप कक्षा 9th से लेकर के और ना जाने कहाँ तक, जब तक आप पढ़ते हैं फिजिक्स को तब तक आप वेक्टर को पढ़ते हैं। हर बार वही डेफिनेशन, क्या? ऐसी राशि जिसमें सदिश एवं अदिश है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती हैं, वेक्टर कहलाता है। ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। इन परिभाषाओं को रटते रटते आप बहुत दिन गुजर चुके होते हैं और हकीकत ये होती है कि बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि दिशा किसमें होगी, किसमें, ये दिशा क्या है, दिशा होती क्यों है, इसका यूज क्या है, हम दिशा के साथ क्यों इसे पढ़ते हैं, कौन कौन सी राशियां सदिश हैं, कौन कौन सी राशियां अदिश हैं। इन बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चों को एक मिसकॉन्सेप्शन बना रहता है। आज मैं उन सभी मिसकॉन्सेप्शन को हटा दूंगा। जितनी भी मिसकॉन्सेप्शन होंगी वो सभी मिसकॉन्सेप्शन आपके माइंड से हट जाएंगी और आपको इस वीडियो के एंड के बाद बहुत ही रिलैक्स और खुशी महसूस होगी। तो आइए, मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने से पहले और भी बहुत सारी चीजों को पहले आपसे डिस्कस करूंगा, उनको आप थोड़ा सा सुन लें और उसके बाद जब वेक्टर आप पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा।
तो आइए, क्या होता है वेक्टर? माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर को जानने से पहले हम सबसे पहले ये देखें कि जरा लाइन क्या होती है। व्हाट इज लाइन? यदि इस लाइन को हम बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करें, बहुत सारे छोटे छोटे खंड, ये तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, बहुत छोटे छोटे खंडों में। सपोज दैट दीज आर इनफाइनाइट स्मॉल। इनफाइनाइट स्मॉल का मीन्स, इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट स्मॉल से मतलब है कि ये एज लाइक ए पॉइंट हैं, एज लाइक ए पॉइंट हैं, और ये सभी पॉइंट एक के बाद एक रखे हुए हैं, एक सीधी रेखा में रखे हुए हैं, कोलिनियर है, कोलिनियर है। सो लाइन, इस संरचना को हम कहते हैं लाइन, रेखा। हमने क्या देखा? बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि एक के बाद एक कोलिनियर अक्ष में रखे हुए हैं। मतलब लाइन एक ऐसी असेंबली है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल पॉइंट कोलिनियर स्थित होते हैं। ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? हम ऐसी संरचना को कहते हैं लाइन। इट इज कॉल्ड बाय द लाइन। ओके, लाइन तो कह दिया, बट और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? इसकी ना तो डायरेक्शन होती है और ना ही क्वांटिटी होती है। इसमें दोनों ही चीजें अनअवेलेबल होती हैं। नंबर वन, ना तो डायरेक्शन होता है और ना इसमें मैग्नीट्यूड होता है। क्वांटिटी माने मैग्नीट्यूड। हियर बोथ आर अवेलेबल। ना तो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन नहीं होती, और ना ही मैग्नीट्यूड होता है। ये दोनों नहीं होते। तो ऐसी जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? लाइन। लाइन एक ऐसी संरचना है जिसमें इनफाइनाइट स्मॉल पॉइंट कोलिनियर स्थित होते हैं। ऐसी असेंबली को लाइन कहते हैं, और लाइन में ना तो डायरेक्शन होता है और ना ही मैग्नीट्यूड होता है, दोनों नहीं होते। ओके, अब हम एक और संरचना की बात करते हैं, और वो संरचना आपकी क्या है? मान लो लाइन, इस लाइन को हम कहीं पर कट कर दें, 2 पॉइंटों पर, और एक टुकड़ा निकाल लें हियर एज लाइक दिस, एंड सपोज दैट इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये लाइन का एक खंड काटा गया है और उस खंड की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप? 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड दे दिया कि ये एक ऐसा रेखाखंड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 सेंटीमीटर। सो यहां पर एक चीज की अवेलेबिलिटी हो जाती है, वो क्या? मैग्नीट्यूड। ये अवेलेबल हो जाता है, बट अभी भी
इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? इसमें डायरेक्शन अवेलेबल है नहीं, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं है। तो अब देखो, लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड, एक ऐसी संरचना हुई जिसमें उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण तो है, बट इसकी दिशा नहीं है। ओके, हम दो चीजों को जान चुके हैं, एक लाइन जान चुके और एक लाइन सेगमेंट जान चुके, रेखाखंड जान चुके, रेखा और रेखाखंड। अब नंबर थर्ड में क्या है? अब हम देख रहे हैं कि व्हाट डज मीन बाय द रेस। किरण क्या होती है? आपने किरण के बारे में पढ़ रखा है। ये किरण क्या होती है? तो किरण में क्या होता है, इसकी डायरेक्शन अवेलेबल होती है। दिशा अवेलेबल है। ओके, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अवेलेबल नहीं है। ओके, मतलब अब देखो, लाइन में क्या था? लाइन में ना तो दिशा थी ना मैग्नीट्यूड था, ना तो दिशा थी ना मैग्नीट्यूड था। दिस इज लाइन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही अवेलेबल नहीं है, दोनों ही अवेलेबल नहीं है। और अब लाइन सेगमेंट में दिशा अवेलेबल नहीं है, बट मैग्नीट्यूड अवेलेबल है। अब बारी आती है किसकी? किरण की, किरण। इसमें क्या है? इसमें डायरेक्शन तो है, बट इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका परिमाण नहीं है। तो फिर अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, मतलब कोई ना कोई ऐसी संरचना है जिसमें दिशा भी हो और उसका परिमाण भी हो। कोई ऐसी संरचना जिसका डायरेक्शन भी हो और क्या हो? परिमाण भी हो। तो ये जो संरचना होती है, मान लो इसकी डायरेक्शन ये है और परिमाण कितना है? मान लो 20 सेंटीमीटर। यहां पर अवेलेबल है क्या? डायरेक्शन एंड क्या? मैग्नीट्यूड, दोनों अवेलेबल है। तो ये जो संरचना हुई, ये इसी का नाम है वेक्टर। इसे ही हम सदिश कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं इस बात को आपने समझा होगा कि एक ऐसा रेखाखंड
जिसमें परिमाण और दिशा दोनों अवेलेबल होते हैं, ऐसी जो संरचना होती है वो कहलाती है क्या? ऐसी संरचना को कहते हैं हम वेक्टर। In English, a directed segment is called the vector। मतलब एक ऐसा रेखाखंड जिसका परिमाण भी हो और जिसकी दिशा भी हो, ऐसे रेखाखंड को हम वेक्टर कहते हैं। A line segment in which there are availability of direction and magnitude is called the vector। एक ऐसा रेखाखंड जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, ऐसे रेखाखंड को हम वेक्टर कहते हैं। This is the vector। Here there is both available, direction and magnitude। This represent the direction and it is the representation of magnitude। Means here direction and magnitude both are available। So the line segment which has the definite magnitude called the vector। ऐसा रेखाखंड जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, ऐसे रेखाखंड को हम वेक्टर कहते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट इन सभी चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, ऐसा मेरा मानना है, और इन सब चीजों को आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को लिखते कैसे हैं, इसको प्रकट कैसे किया जाता है, और टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे उसके बाद। अब सबसे पहले हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये इसका जहां से स्टार्ट होता है वेक्टर, वो इसका इनिशियल पॉइंट कहलाता है। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, एंड जहां पर लास्ट होता है वो उसका एंड पॉइंट कहलाता है। दिस इज द एंड पॉइंट। आप इस तीर को, इस एरो को यहां यदि नहीं लगाना चाहते तो यहां लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप चाहे बीच में लगा दें, ऐसे लगा दें, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऐसे आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और लिखेंगे कैसे, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को सबसे पहले लिखेंगे। फॉर सपोज दैट दिस वेक्टर इज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट ए एंड एंड्स एट द पॉइंट बी। सो सबसे पहले पॉइंट ए, बिंदु ए लिखेंगे और इसके बाद बी लिखेंगे, और इसकी दिशा तो है ही नहीं, तो अब लगाएंगे इसमें दिशा। और दिशा है कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से बी की ओर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। हम इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ
हम इसे ऐसे नहीं ले सकते हैं कि सपोज दैट ऐसे बी बना दें और फिर ए बना दें और ये कह दें कि ये ठीक है फ्रॉम ए टू बी, ये भी तो है। नो, दिस इज द रॉन्ग मेथड। हम सबसे पहले जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को लेफ्ट साइड में रखेंगे और जहां पर एंड हो रहा है उस पॉइंट को राइट साइड में रखेंगे और उसके बाद जहां से इनिशियल हो रहा है वहां से तीर का निशान उसके ऊपर लगा देंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर टू राइट वेक्टर। इस तरीके से हम वेक्टर को लिखेंगे। ये तरीका गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ओके, सो उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स काफी कुछ आपने इसके बारे में कुछ सूक्ष्म चीजें समझी होंगी। अब आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। सदिश के प्रकार। क्या होते हैं? पहला है एक समतली सदिश। एक समतली सदिश। एक समतली सदिश का मतलब समतल। समतल का मतलब आप समझते हैं, जैसे सपोज दैट दिस इज द प्लेन। ये भी तो एक तल है, ये भी तो एक तल है। अब इस तल में यदि बहुत सारे वेक्टर स्थित हों, सपोज दैट दिस इज द वेक्टर ए बी, दिस इज द वेक्टर सी डी, दिस इज द वेक्टर ई एफ, दिस इज द वेक्टर एक्स वाई, as like this, as like this. So all of them are the coplanar vector. ये सभी वेक्टर जो हैं एक समतली सदिश कहलाएंगे, कोप्लानर। एक समतली सदिश, ऐसे वेक्टर जो सभी ऐसे वेक्टर जो एक ही समतल में स्थित हों, ऐसे सभी वेक्टरों को हम एक समतली सदिश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर सभी स्थित हैं, ये हो गया x और ये हो गया y, मतलब ये सभी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में स्थित हैं। स्थित हैं तो ये सभी वेक्टर कैसे वेक्टर कहलाएंगे? एक समतली वेक्टर। अब सपोज दैट कोई प्लेन है जेड, मान लो सपोज दैट ये वाई और जेड में स्थित हैं। कुछ वेक्टर ऐसे हैं जो वाई और जेड में स्थित हैं, तो ऐसे वेक्टर फिर इनसे अलग हो जाएंगे। लेकिन जो वेक्टर वाई और जेड में स्थित होंगे वो सभी वेक्टर क्या कहलाएंगे? एक समतली सदिश। ओके, तो उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट ये इस बात को आपने अच्छे से समझा होगा। अब दूसरा जो प्रकार है, पहला था समतली सदिश, दूसरा असमतली।
असमतली सदिश। एक और वेक्टर कोलिनियर वेक्टर, एक रैखिक सदिश। सभी लिख देता हूं, इसके बाद मैं डिफाइन करता हूं। फोर्थ, इसे हम कोएक्सियल भी कहते हैं या एक रैखिक। हां, तीसरा समांतर सदिश। पांचवा छठा विपरीत सदिश। छठा एकांक सदिश। एज लाइक दिस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब असमतली सदिश। असमतली सदिश कहते हैं ऐसे वेक्टर जो कि एक समतल में स्थित न हो, ऐसे वेक्टरों को क्या कहते हैं? असमतली सदिश। जो अलग अलग तल में स्थित हो, जैसे सपोज दैट कुछ वेक्टर हों जो एक्स वाई तल पर हों और कुछ वेक्टर हों जो वाई जेड तल पर हों, तो वो सभी सदिश समतली सदिश कहां हो सकते हैं? क्यों? बिकॉज वो तो अलग अलग प्लेन में स्थित हैं, इसलिए वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। और यदि एक ही सदिश में दे विल बी कोप्लेनर सदिश कहलाएंगे। ओके, अब एक रैखिक सदिश, कोएक्सियल सदिश। ऐसे सभी वेक्टर जो एक ही रेखा में स्थित हो, जिनकी एक्सिस एक ही से होकर गुजरती हो, ऐसे सभी वेक्टरों को कोएक्सियल या एक रैखिक सदिश कहते हैं। ऐसे सभी वेक्टर जो एक ही रेखा में स्थित हो, कोएक्सियल हो। जैसे इसमें बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, वेक्टर ई एफ और बहुत सारे डॉट 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 एक्स वाई। ये सभी वेक्टर हैं जो एक ही रेखा में स्थित है, इसी में स्थित है। ऐसे सभी वेक्टरों को हम कोएक्सियल वेक्टर कहते हैं। ओके, ऐसे सभी वेक्टरों को एक रैखिक सदिश कहते हैं। ओके, कोलिनियर भी कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट, अगला है समांतर सदिश। ऐसे वेक्टर जिनकी दिशाएं एक ही ओर हो, जैसे वेक्टर ए बी। और वेक्टर ये हो गया आपका सी डी। इन दोनों वेक्टरों की दिशाएं क्या हैं? एक ही हैं और समांतर हैं। ऐसे जो सदिश होते हैं
वो समांतर सदिश कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि इनके परिमाण एक ही हों, इनके परिमाण अलग अलग भी हो सकते हैं। सपोज दैट इसका जो परिमाण हो वो 10 सेंटीमीटर हो और इसका परिमाण हो वो 15 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं? समांतर सदिश। ओके, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, एक की दिशा ऐसे हो और समांतर ऐसे हो, एक दूसरे की ऐसे हो, ए बी, इसका सी डी, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो समांतर है। ओके, ये भी समांतर है, बट दे आर एंटी पैरेलल सदिश। ओके, कौन से सदिश हैं ये एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे की दिशा विपरीत है, तो ये एक दूसरे के विपरीत वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। These are called the anti-parallel vector. ओके, इनकी भी परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि परिमाण एक ही हो, परिमाण अलग अलग हो सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं एकांक सदिश। बट एकांक सदिश को समझाने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, हम दो और सदिशों की चर्चा करेंगे, जिसमें एक है स्थित सदिश और अगला है विस्थापन सदिश। और लास्ट में कर लेते हैं हम लोग एकांक सदिश। एकांक सदिश कर लेते हैं। ओके, स्थित सदिश, विस्थापन सदिश और एकांक सदिश, ये तीनों। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सभी वेक्टर इंपॉर्टेंट थे। इन सभी वेक्टरों के नेचर को समझना इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये जो तीन सदिश हैं, स्थित सदिश, विस्थापन सदिश और एकांक सदिश, ये फिजिक्स की लाइफ एंड सोल है, फिजिक्स की ये जान है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन सदिशों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना इनको समझे हुए आप फिजिक्स में एक बेटर कमांड हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इन तीन सदिशों का विशेष महत्व है और यही तीन सदिश फिजिक्स के अंतर्गत पूरी फिजिक्स में समाये हुए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि स्थित सदिश क्या होता है। What does mean by the static vector? Static vector क्या होता है? मैंने ये एक एक्सिस खींचे हुए हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु। अब मूल, ध्यान से सुने, मूल बिंदु से स्टार्ट होने वाला
मूल बिंदु से मैंने क्या कहा, स्टार्ट होने वाला और एक्स वाई तल पर किसी भी पॉइंट पर एंड होने वाला जो वेक्टर होता है वो वेक्टर स्थित वेक्टर कहलाता है। इसका नाम है स्थित सदिश। ये संरचना आपकी स्थित सदिश कहलाती है। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, ये आपका स्थित सदिश है। और भी स्थित सदिश हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्थित वेक्टर। ये भी स्थित सदिश है। ये स्थित सदिश है, मतलब वेक्टर OA और वेक्टर OB आर कॉल्ड द स्टैटिक वेक्टर। जहां पर भी कह दे कि स्थित सदिश इसका मान इतना है, आप समझ जाइए कि वो वेक्टर मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं। मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं और एक्स वाई, वाई जेड, जेड और कोई भी प्लेन हो सकता है। किसी भी प्लेन पे वो एंड हो सकते हैं, बट उनका जो स्टार्ट पॉइंट होगा दैट विल बी द ओरिजिन। दैट विल बी द ओरिजिन। अंडरस्टैंड? इसलिए इन वेक्टरों के कौन से वेक्टर कहते हैं? इनका नाम है स्थिर वेक्टर। और भी वेक्टर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसका नाम मैं सी दे देता हूं, ये भी वेक्टर है। ओके, ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। दीज आर कॉल्ड द स्टैटिक वेक्टर। माय डियर स्टूडेंट, ये सभी वेक्टर स्थिति सदिश कहलाते हैं। सभी वेक्टर स्थिर वेक्टर। अब यहीं से थोड़ा सा और लगे आप देख लो। मान लो कि हम इस पॉइंट से और एक वेक्टर हम ऐसे खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं। ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट ए से एक वेक्टर को हम ड्रा करते हैं बी की ओर। तो अब इस वेक्टर का नाम क्या हुआ? इस वेक्टर का नाम हुआ क्या? वेक्टर ए बी। और ये जो संरचना हुई, जो दो स्थित सदिशों को मिलाता है, उस वेक्टर का जो नाम होता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका नाम है विस्थापन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सपोज दैट मैं यहां से ऐसे मिला देता हूं, ऐसे मिला दूं, एज लाइक दिस। इसका नाम सी है। तो अब सी बी वेक्टर क्या हुआ? और इसकी दिशा ऐसे कर देता हूं, तो सी बी वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर सी बी का नाम क्या हुआ? इसका भी नाम क्या हुआ? विस्थापन सदिश। अब बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सपोज दैट यहां से ऐसे मैं मिला दूं, ऐसे मिला दूं, ऐसे ऐसे ए से सी को मिला दूं। ओके, तो अब देखो ये ए सी वेक्टर क्या कहलाया? इसका नाम है विस्थापन वेक्टर। माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि इन दोनों वेक्टरों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। स्थिर सदिश के बारे में मैंने क्या बताया? ऐसा वेक्टर जिसका ओरिजिन मूल बिंदु होता है और वह किसी प्लेन में जाकर उसका एंड होता है, ऐसे वेक्टर को
स्थिर सदिश कहते हैं। ये सभी स्थिर सदिश, सभी स्थिर सदिश, लेकिन ये स्थिर सदिश नहीं है, ये स्थिर सदिश नहीं है, ये स्थिर सदिश नहीं है। तो ये कौन से हैं? ये बेटा विस्थापन वेक्टर है। क्यों? बिकॉज दो स्थिर सदिशों को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वो विस्थापन सदिश कहलाता है। सो these are called the displacement vector। ये दोनों फिजिक्स के अंतर्गत, यहां तक कि मैथ के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना इनके ज्ञान के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी था। आइए अब मैं एक अन्य टाइप का वेक्टर पे चर्चा करता हूं, और उसका नाम है क्या? एकांक सदिश। एकांक सदिश ये दोनों तो इंपॉर्टेंट थे, स्थिर सदिश और विस्थापन वेक्टर, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब ये वाला जो वेक्टर है एकांक सदिश, ये उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे भी ज्यादा ये बड़ा स्थान रखता है फिजिक्स के अंतर्गत। इसकी एक अपनी एक दादागिरी चलती है फिजिक्स के अंतर्गत। एकांक वेक्टर एक इसकी एक तो एक भाई है, भाई ये दादा है, ये डॉन है फिजिक्स का। इसलिए इस वेक्टर को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी। बिना इस वेक्टर को समझे हुए आप किसी मैग्नीट्यूड को एक सदिश नहीं बना सकते। इसलिए इस एकांक वेक्टर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ओके, आइए समझाता हूं कैसे समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं रट लेते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहते हैं। कितनी सिंपल सी परिभाषा है, एक लाइन की परिभाषा है। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एकांक हो वो एकांक सदिश कहलाता है। हो गया काम। दो लाइन की परिभाषा है, वेरी सिंपल, सब कुछ सिंपल, लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं और स्टूडेंट एक मिसकॉन्सेप्शन में ही जीता है। यार ये ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एकांक हो एकांक सदिश कहलाता है, बस हो गया, तो क्या है इसमें? बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देखते हैं। देखो, सपोज दैट मैं एक संख्या लेता हूं 10। इस 10 को 10 से भाग कर देता हूं, क्या आता है? आंसर क्या आएगा? वेरी सिंपल, 1, 1 आ गया। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड को मैंने उसी मैग्नीट्यूड से भाग कर दिया, तो क्या आया? क्या आया? 1 आ गया। सपोज दैट एक और मैग्नीट्यूड ले लूं, ए बी, और ए बी, उसी मैग्नीट्यूड को मैं उसी मैग्नीट्यूड से भाग कर दूं, क्या आ जाएगा? 1। एक्स वाई, इसको एक्स वाई से भाग कर दूं,
क्या आ जाएगा 1। ये सभी 1 1 1 आंसर दे रहे हैं। एकांक, ये भी एकांक है, ये भी एकांक है, ये भी एकांक है। एकांक माने 1 यूनिट। अब थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा समझो। काश मैं इसमें दिशा दे देता, काश मैं इनमें दिशा दे दूं। काश मैं इनमें डायरेक्शन दे दूं। तो अब जानते हैं ये क्या बन गया? ये बन गया यूनिट वेक्टर। Why? बिकॉज जब तक इसमें दिशा नहीं थी, इसमें दिशा नहीं थी, तब तक इसका परिमाण 1 आ रहा था। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एकांक होता है उसे एकांक वेक्टर कहते हैं। परिमाण तो 1 आ गया, लेकिन नाम क्या है? नाम क्या है? एकक सदिश। सदिश, सदिश माने जिसकी दिशा हो, सदिश माने जिसकी डायरेक्शन हो। तो अब डायरेक्शन तो थी नहीं, तो केवल परिमाण ही रहा इसमें अभी तक। लेकिन अब हमने क्या किया कि इसकी दिशा देने के लिए इसमें हमने डायरेक्शन दे दी, डायरेक्शन दे दी। माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही इसको आप डायरेक्शन दे देंगे वैसे ही ये एकांक वेक्टर बन गया, वैसे ही ये एकांक वेक्टर बन गया, एकांक वेक्टर बन गया। अब इसमें डायरेक्शन भी है और दिशा भी है, दिशा भी है। ओके, इसमें डायरेक्शन भी है और दिशा भी है। डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अभी तक क्या था? अभी तक क्या था? यूनिट, इट वाज यूनिट। लेकिन जैसे ही हमने उसमें डायरेक्शन दे दी, मतलब क्या? ऐसा वेक्टर यदि उसी वेक्टर के परिमाण से हम भाग कर दें तो ऐसा जो वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। दिस इज द एकांक वेक्टर। और एकांक वेक्टर को रिप्रेजेंट कहते हैं, कैसे करते हैं? इससे, इस तरीके से। सपोज दैट इसे यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो यहां पर ए बी लिखें और उसमें ये छोटा सा कैप लगा दें, तो ये आपका जो वेक्टर है वो बन गया एकांक वेक्टर। सपोज दैट ये वेक्टर है, यदि हम इसे लिखना चाहते हैं कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई और यहां पर कैप लगा दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है और पूरी फिजिक्स के अंतर्गत ये अपना अलग प्रभाव रखता है। संपूर्ण फिजिक्स के अंदर इसका प्रभाव अलग है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वेक्टर को, इनको तो समझना जरूरी ही है, लेकिन इसको तो मस्ट है, इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब मैं बहुत सारे डेरिवेशन में उनकी दिशा को लेकर रिप्रेजेंटेशन करूंगा तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट वेक्टर है, क्या इंपॉर्टेंट है इसका। ओके ओके, थोड़ा सा और। अब सपोज दैट यदि हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सपोज दैट कैप ए, इसको इधर लाते हैं, इंटू ए बी बराबर क्या? वेक्टर ए बी। इसको देखिए थोड़ा सा, ये तो मैग्नीट्यूड है और ये एकांक वेक्टर है और ये वेक्टर है। ओके,
थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिख के देखो, ऐसे जरा लिख के देखो, ऐसे जरा लिख के देखो, इस तरीके से। यदि सपोज दैट हम इसे वेक्टर बनाना चाहें, मालूम इसको वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो क्या करें? तो क्या करें? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसको हम वेक्टर बनाना चाहते हैं, सपोज दैट इसको वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यदि इसमें यूनिट वेक्टर से गुणा कर दें, यूनिट वेक्टर से गुणा कर दें, तो ये जो क्वांटिटी होगी ये एकांक वेक्टर बन जाएगी या एक वेक्टर राशि बन जाएगा। ओके, यदि इस मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर में बदलना चाहते हैं, इस मैग्नीट्यूड को यदि हम वेक्टर में बदलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर का यदि गुणा कर दें, तो हम इसे वेक्टर में चेंज कर लेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी भौतिक राशियों को, मैग्नीट्यूड को हम उनको सदिश फॉर्म में चेंज करेंगे, उनके सदिश फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, मैंने क्या बताया? यदि ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण दिया हुआ है, और इस परिमाण को हम सदिश बनाना चाहते हैं, तो हम उसी परिमाण के यूनिट वेक्टर से गुणा कर दें, यूनिट वेक्टर से गुणा कर दें। ओके, तो जैसे ही यूनिट वेक्टर का इसमें हम गुणा करेंगे, तो ये संपूर्ण राशि जो होगी वो एक वेक्टर में बदल जाएगी। यही मैं बार बार समझाना चाहता हूं, इसी को समझाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी चीजें आप हल करेंगे आगे चल करके। ओके, उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट, आपने यूनिट वेक्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा। ओके, थोड़ा सा और, जैसे सपोज दैट हम वेक्टर लिखते हैं, दिस इज द वेक्टर है, और यदि हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं जानते हैं? इसको दो पैरेलल लाइनों के बीच में लिख दें, दो पैरेलल लाइनों के बीच में लिख दें, then it will become its magnitude। तो ये इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, मैंने क्या बताया कि वेक्टर, किसी भी वेक्टर को यदि हम उसको दो पैरेलल लाइनों के मध्य में लिख दें, तो ये जो राशि होगी वो मैग्नीट्यूड बन जाएगी, उसका परिमाण बन जाएगा। ओके, बस आगे, अब आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने जा रहे थे। हम यहां पर थोड़ा सा देख रहे हैं यूनिट वेक्टर के एप्लीकेशन। यूनिट वेक्टर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। हम जानते हैं, क्या पढ़ चुके हैं,
न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सपोज दैट देयर आर टू मास m1 एंड m2, they are situated distance or from the each other AB। इनके मध्य में जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम जानते हैं, उसका सूत्र होता है F इज इक्वल टू 1/K_M1 M2/r², दोनों के मध्य की दूरी। अब एक बात थोड़ा सा और मैं करना चाहता हूं। वेक्टर को हम फिजिक्स में क्यों पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिकल वेक्टर को हम क्यों पढ़ते हैं? माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसी राशियां होती हैं, जैसे अदिश राशियां। अदिश राशियों को हम डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ओके। बट सदिश की दशा में इन्हें हम डायरेक्टली ना तो जोड़ सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना भाग दे सकते हैं। इसलिए जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इन्हें फिजिक्स के अंतर्गत ठीक से एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसलिए फिजिक्स में वेक्टर का ठीक से एप्लीकेशन करने के लिए हमें इनको पढ़ने की जरूरत है, ओके। जब तक हम इनकी प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, इनका सदिश गुणनफल नहीं देखेंगे, अदिश गुणनफल क्या होता है नहीं समझेंगे, इनका योगफल, चूंकि इन्हें डायरेक्ट आप गुणा नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो बिना प्रॉपर्टी को समझे हुए आप इनका फिजिक्स में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैथमेटिकल वेक्टर का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, ओके। सो आइए अब हम लोग यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन देखते हैं और आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट था यूनिट वेक्टर। आप जानते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यदि दो पिंड एक दूसरे से समान r दूरी पर हैं, उनके द्रव्यमान m1 m2 हैं, तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसका मान होता है F बराबर K_M1 M2/r²। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर ये जो बल है ये म्यूचुअल फोर्स है और ये परिमाण के रूप में दिया हुआ है। इसमें कहीं पर दिशा दिख रही है आपको? नहीं, मतलब इसमें दिशा नहीं है, ये सदिश रूप में नहीं है, ये सदिश रूप में नहीं है, ये परिमाण के रूप में है। और यदि हम कह दें कि इसको सदिश रूप में चेंज करें तो क्या करेंगे? अभी अभी मैंने जस्ट पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यदि किसी परिमाण को उसके यूनिट वेक्टर से गुणा कर दें तो जो परिमाण होता है वो एक सदिश राशि बन जाएगी। अंडरस्टैंड? सपोज दैट इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है, F फोर्स है, और हम जानते हैं कि ये दोनों बल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यदि हम कहें कि M1 द्रव्यमान M2 पर कितना बल लगाता है, तो हम पहले तो ये देख लें कि इसकी डायरेक्शन क्या है।
तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये इसको आकर्षित करेगा इधर की ओर, तो इसके आकर्षण की दिशा के कारण जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो ऐसी होगी। ये 1, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, फ्रॉम 2 to 1। ओके, तो अब यदि हम कहें कि M1 द्रव्यमान द्वारा M2 पर लगाया जाने वाला बल का जो सदिश रूप है वो क्या होगा। अब हम इनको सदिश रूप में पढ़ेंगे, तो कैसे लिखेंगे। M1 के द्वारा M2 पर लगाया जाने वाला बल, इसको हम लिखेंगे कैसे। इसको हम माय डियर स्टूडेंट कुछ ऐसे लिखेंगे। 1 के द्वारा 2 पर फोर्स लग रहा है ना, तो यहां पर 2 लिखें, यहां पर 2 लिखें, और बाय द 1 लगाया जा रहा ना, 1 लगाया जा रहा ना, तो यहां पर 1 लिखें। दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन द फोर्स अप्लाइड बाय M1 अपॉन M2। This is the force and this is the representation. Okay, then what will happen? तो अब यहां पर यहां हम लिख सकते हैं M1 के द्वारा M2 पर लगाया जाने वाला बल कितना होगा। F किस पर लगाया जा रहा है, 2 पर लगाया जा रहा है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, 1 पर लगाया जा रहा है, तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। F21 इज इक्वल टू क्या, K और M1 M2 अपॉन R², इस प्रकार से। अच्छा, फोर्स दो प्रकार के लग रहे हैं ना, 2 प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। एक 2 पर 1 के द्वारा लगाया जा रहा है, दूसरा कितना लगाया जा रहा है, 1 पर 2 के द्वारा लगाया जा रहा है। और ये दोनों फोर्स बराबर हैं आपस में, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो स्मॉल r है, लेकिन देखो फोर्स की दिशा इधर की ओर है और एक फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, ऐसी होगी, ऐसे लाइक दिस होगी, ऐसी होगी। देन यहां पर जो वेक्टर के रूप होंगे वो क्या होंगे, 2 से 1 की ओर और 1 से 2 की ओर। समझे, कहां से 2 से 1 की ओर होगा और दूसरे वेक्टर की दिशा क्या होगी, 1 इधर की ओर लग रहा है तो 1 से 2 की ओर। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक में लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to 2 और दूसरे में क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 to 1, और ये वेक्टर रूप में है ऐसे। और यदि परिमाण लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं, दिस, ये परिमाण रूप में हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यदि इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो परिमाण रूप में वेक्टर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ऐसा लिख देते हैं। इस प्रकार से लिख देते हैं हम लोग, ऐसा लिख देते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट यहां पर देखते हैं, मैंने क्या बताया था, यदि हम किसी भौतिक राशि को सदिश रूप में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे। भौतिक राशि की जो दिशा है, जिस दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है, उस दिशा में जो डायरेक्टेड वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर से गुणा करते हैं। अंडरस्टैंड। तो माय डियर स्टूडेंट,
यहां पर यहां देखो हम क्या निकाल रहे हैं, 2 पर 1 के द्वारा लगाया जाएगा, मतलब 2 पर फोर्स लगाया जाएगा, M1 के द्वारा M2 पर, तो 2 यहां पर लिख रहे हैं और 1 यहां पर लिख रहे हैं। 2 यहां पर जिस पर लगाया जा रहा है पहले उसको लिखेंगे, और जिस पर जो लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। इसको भूल ना जाना, इसको देख लो अच्छे से। तो F21 इज इक्वल टू K M1 M2 अपॉन R²। अब हम इसको सदिश बनाना चाहते हैं, तो जरा देखें कि इसका सदिश रूप क्या होगा। तो देखो सदिश क्या हो रहा है, फ्रॉम 2 to 1, भाई 1 पर लगाया जा रहा ना, 1 पर 2 पर लगाया जा रहा ना, तो 2 पर लगाया जा रहा है, तो ऐसे लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन तो ऐसी है, ऐसी है दिशा 2 से 1। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां पर माय डियर स्टूडेंट 2 से 1 की वो और जो यूनिट वेक्टर होगा उसी से गुणा कर देते हैं। तो ये जो वेक्टर बना वो तुम्हारा, ये जो राशि बनी वो तुम्हारी वेक्टर रूप में चेंज हो गई, ये आपकी वेक्टर रूप में चेंज हो गई। और इसे इस प्रकार से लिखेंगे, एज लाइक दिस। ओके, इसी प्रकार से यदि हम यहां पर लिखें M2 के द्वारा M1 पर लगाया जाने वाला बल, तो क्या लिख सकते हैं, देखो अब बदल गया, देखो अब किसके द्वारा है, अब 2 के द्वारा 1 पर, 2 के द्वारा 1 पर लगाया तो 1 पहले लिख दें, 2 के द्वारा तो 2 यहां पर लिख दें, इज इक्वल टू क्या, K और M1 M2 अपॉन क्या R²। ऐसा जब ऐसे लिख सकते हैं, देन आगे फिर क्या कर सकते हैं, यदि इसे हम वेक्टर रूप में बनाना चाहते हैं, देन व्हाट शुड वी डू हियर, यहां पर हम ये लिख सकते हैं F12 और ये वेक्टर इक्वल टू K M1 M2 अपॉन R²। और यहां पर हम यूनिट वेक्टर से गुणा करेंगे, और अब की बार देखो ये फोर्स की डायरेक्शन बदल गई है, 1 पर लगाया जा रहा है 2 के द्वारा फोर्स, 1 पर, इस 1 पर फोर्स लगाया जा रहा है, इस पर 1 पर लगाया जा रहा है 2 के द्वारा, तो ये ऐसे खींच रहा है ना, ऐसे खींच रहा है, तो 1 से 2 की ओर डायरेक्शन है, 1 से डायरेक्शन है 2 की ओर, तो यहां पर लिखेंगे R कैप और 1 से 2, एज लाइक दिस, ऐसा R से 1 से 2, ये इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए, और वीडियो को आप पॉज कर करके देखें। इस चीज को समझने के लिए वीडियो को पॉज कर दिया करें और उसके बाद देखें, समझें, क्योंकि यदि यहां पर आपको मिसकॉन्सेप्शन रहेगी तो फिर हमेशा आपको प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए इन दोनों को अच्छे से देखें। ओके, देखो जैसे इसको हम और आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि हम आगे मॉडिफाई करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या, K M1 M2 अपान क्या लिख सकते हैं, R²। और इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर यदि लिखा हो इस प्रकार से तो उसको ऐसे लिख देते हैं ना, वेक्टर R21 ये वेक्टर हो गया अपान उसी का परिमाण R है, देखो इसका परिमाण R है ना, 2 से 1 का परिमाण है, दोनों का परिमाण R है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। इसलिए यदि आप इसकी जगह, मतलब इसकी जगह चाहें, मतलब यहां पर यदि चाहें
तो आप इस मान को उठा करके रख सकते हैं, ये इसको उठा कर रख सकते हैं। तो आप क्या ले सकते हैं, वेक्टर R21 अपान S r। ओके, करता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या, K M1 M2 अपान, देखो ये क्या हो जाएगा, R³ और इसका मान क्या हो गया, वेक्टर R21। ये तुम्हारा देखो, हमने एक परिमाण को, जो लगने वाला फोर्स था वो परिमाण के रूप में था, इस रूप में था, हमने उसको यूनिट वेक्टर का यूज करके, इस यूनिट वेक्टर का यूज करके हमने इसको सदिश रूप में चेंज कर लिया। इसको चेंज किस में किया, सदिश रूप में चेंज हो गया। ओके, ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, F12 इज इक्वल टू K M1 M2 अपान R² तो है ही, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, वेक्टर R12 अपान R। तो ये क्या हो जाएगा, R³, ये भी हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, K M1 M2 अपान R³, और यहां पर क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 अपान, बस वेक्टर R12, इस प्रकार से हो जाएगा। मान क्या है, F12 वेक्टर। देखो इन दोनों वेक्टरों की दिशाएं अलग अलग है। एक वेक्टर की दिशा फ्रॉम 2 to 1 है, तो दूसरे वेक्टर की दिशा फ्रॉम 1 to 2 है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल को हम और लेते हैं। एक एग्जांपल है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, दो आवेश मान लीजिए Q1 और ये Q2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, ये 1 ये 2, A और B। ओके, अब एक ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। इन दोनों के मध्य लगने वाला जो फोर्स है, उनकी दिशा क्या होगी। चलो अच्छा, हम इनको दोनों को पॉजिटिव कर लेते हैं। उसमें आकर्षण था, इसमें प्रतिकर्षण कर देते हैं। हम इसको आकर्षण रूप में भी बता सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रतिकर्षण रूप में देख रहे हैं। तो अब इन दोनों के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, 1/F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या, R²। माय डियर स्टूडेंट, अभी आपने समझा है कि ये किस रूप में है, ये परिमाण के रूप में है। लेकिन यदि हम इसे दिशा सदिश के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर एक एकांक वेक्टर से गुणा करना होगा, Q1 Q2 अपान R²। और यहां पर देखो किसके द्वारा हम फोर्स लगा रहे हैं, हम फोर्स देख रहे हैं जरा 1 के द्वारा 2 पर लगाया जाने वाला, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया जाने वाला बल, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया जाने वाला Q1, द फोर्स अप्लाइड बाय Q1 अपॉन Q2। अब देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, और जानते हैं कि जब दो आवेश धनात्मक होते हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है।
तो ये क्या करेगा, इसको दूर ढकेलेगा। तो जब दूर ढकेलेगा इधर की ओर, तो एरो का निशान इधर की ओर लगेगा। तो अब यहां पर क्या लगाया जाने वाला बल, क्या यहां पर लिखेंगे क्या, फोर्स अप्लाइड बाई 1 बाई द 2 अपॉन 2। तो 2 पर लग रहा है तो यहां पर 2 लिख लो। सबसे पहले जो लग रहा है जिस पर, तो उसका मान लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, और जो लगा रहा है उसका नाम लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे F21 इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा पाई मार के रूप में आ गया। अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, अब हम इसे दिशा रूप में चेंज करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें दिशा के रूप में चेंज करना चाहते हैं, तो अब हमें यहां पर यूनिट वेक्टर से गुणा करना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर देखें तो देखो, दिशा क्या यूनिट वेक्टर की, 1 से 2। तो यहां पर जो r का मान होगा वो क्या होगा, फ्रॉम 1 to 2 और फ्रॉम 1 to 2। ओके, तो यहां पर लिखें r कैप फ्रॉम 1 to 2। जैसे ही इस यूनिट वेक्टर से गुणा करेंगे, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे ही हम यूनिट वेक्टर से गुणा करेंगे, वैसे ही हमारी ये सारी की सारी जो राशि होगी वो क्या हो जाएगी, वह सदिश बन जाएगी। ओके, तो जैसे ही हमने इस यूनिट वेक्टर से गुणा किया, हमारा ये जो वेक्टर रूप था, वो जो मैग्नीट्यूड रूप में था, तत्काल सदिश बन गया, ये सदिश रूप। अब हम इसे और यदि मैग्नीफाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस रूप में मॉडिफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और यहां पर क्या लिख सकते हैं, जानते हैं आप, कैप को R, वेक्टर R कैप 1 2 को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R12 अपॉन R। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ हो गया। और ये क्या हो गया, वेक्टर R12 एज लाइक दिस। ओके माय डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार से ये 1 के द्वारा 2 पर लगाया जाने वाला बल था, इसी प्रकार से Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया जाने वाले बल का मान क्या होगा, F लिखेंगे किसके द्वारा, 2 के द्वारा 1 पर, तो 1/2। और इसे वेक्टर रूप में डायरेक्ट में लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R³। और क्या हो जाएगा, वेक्टर R और कहां से कहां तक, 1/1 है ना, अपॉन 1 बाई द 2 है ना, तो मतलब इसके द्वारा इस पर लगाया जाने वाला बल, ऐसे लाइक दिस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 के द्वारा 1 पर, तो यहां पर 2 1 कर देंगे, 2 1 भाई, फ्रॉम 2 to 1 है ना, इसलिए यहां पर 2 से 1, 2 to 1 एज लाइक दिस। देखो ये भी आपका वेक्टर रूप में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम फिजिक्स के अंतर्गत किसी भौतिक राशि को यदि उसके मैग्नीट्यूड से गुणा कर दें, तो उसे हम बहुत आराम से वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर कुछ जानने को मिला होगा और आपने इसके एप्लीकेशन को समझा होगा, वेक्टर के एप्लीकेशन को समझा होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और
ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ना करें तो ना करें, जैसी इच्छा आपकी। ओके।